इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 साइकोलॉजिक लर्निंग का एमसीक्यू देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साइकोलॉजी लर्निंग का क्वेश्चन एमसीक्यू क्या है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान बोले तो मन का विज्ञान है, व्यक्ति के आचरण का विज्ञान है, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच ही मनोविज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, जनरल साइकोलॉजी क्या है। जनरल साइकोलॉजी है, जनरल साइकोलॉजी शब्द कहाँ से लिया गया है, यूनान से लिया गया है। और यहाँ पे व्यक्ति के व्यवहार और प्रकृति के अध्ययन का विज्ञान ये भी है। मेंटल, फिजिकल एंड सोशल ये भी साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। इमोशनल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड कंडीशनल सभी रूप से अगर कोई व्यक्ति सक्षम है तो वो साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। नेक्स्ट है, हाउ टू स्टडी द जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या करते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस के का अध्ययन करते हैं, ऑब्जर्वेशन, जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब है शिक्षा के सापेक्ष व्यक्ति के व्यवहार का आकलन एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है। और आत्म परीक्षण अवलोकन, ऑब्जर्वेशन जिसको कहते हैं। अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी कितना शिक्षा में परिपूर्ण है तो उसमें क्या क्या चेक करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार का आकलन करते हैं, आत्म परीक्षण और उसका अवलोकन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के मनोविज्ञान के लिए दो आवश्यक तथ्य है। तो शिक्षा के मनोविज्ञान के लिए दो आवश्यक तथ्य अभी तुरंत पढ़े हैं कि आत्म परीक्षण भी होना चाहिए, अवलोकन भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का मनोविज्ञान निम्न में से किन कारकों में विकास करके शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को परिष्कृत करता है। नहीं समझे, शिक्षा का मनोविज्ञान निम्न में से किन कारकों में विकास करके सीखने की प्रक्रिया को परिष्कृत करता है। तो शिक्षा का कारक यह है कि अगर उसको नॉलेज भी है, स्किल भी है, एटीट्यूड ठीक है। एटीट्यूड मतलब जो है कोई अगर कोई कुछ कहता है और उसका प्रतिक्रिया पॉजिटिव वे में आता है तो वो एटीट्यूड के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सभी होना चाहिए। उसकी सीखने की प्रक्रिया अगर तीनों सही है तो वो जो है अच्छे मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद है 7 नंबर, नॉलेज क्या है। नॉलेज जो है ये टू नो बाय हेड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्यों होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इधर क्या, टू नो हेड यानी टू बाय हैंड, टू इमोशन, हार्ट या ऑल ऑफ दीज। तो टू नो हेड मतलब जो है नॉलेज जो है ये शीर्षस्थ रूप से पाया जाता है किसी व्यक्ति में और उसकी ऊंचाई दर्शाता है। ऊंचाई कहने का मतलब उसकी अस्तित्वता, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन हेड पर निर्भर करता है। हेड मतलब उसके मस्तिष्क का ज्ञान। स्किल इज क्या है। स्किल जो है हम लोग किससे देखते हैं तो उसका कौशल कैसा है। तो स्किल किससे दिखाएंगे, हैंड से दिखाएंगे। तो टू डू बाय हैंड, स्किल जो है टू डू हैंड से दिखाते हैं और कौशल हेड से यानी मस्तिष्क से, नॉलेज मस्तिष्क के अंतर्गत आएगा, स्किल जो है हैंड के अंतर्गत आता है। इसके बाद क्वेश्चन है, एटीट्यूड इज। एटीट्यूड क्या, अभी तुरंत बताए हैं कि एटीट्यूड क्या है। फीलिंग एंड इमोशन बाय हार्ट, उसका सोचने का तरीका और उसका इमोशन प्रतिक्रिया कैसा है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्रियों की क्रिया या प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। ज्ञानेंद्रियों की क्रिया और प्रतिक्रिया जो है से, क्रिया और प्रतिक्रिया क्या पढ़ें, एटीट्यूड पढ़ें जो व्यवहार के अंतर्गत आता है। आपका व्यवहार कैसा है आपकी क्रिया और प्रतिक्रिया के अंतर्गत ही दिखाई देता है। इसके बाद क्वेश्चन है, नॉलेज प्लस स्किल इनटू एटीट्यूड। अगर यहाँ पे है नॉलेज है, इसके बाद स्किल भी है और आपका व्यवहार ठीक है तो आपका जो है परफॉर्मेंस हमेशा सही रहने वाला है। नॉलेज के साथ साथ स्किल है और इनटू एटीट्यूड ठीक है, व्यवहार ठीक है तो परफॉर्मेंस 100% सही होगा। नेक्स्ट है, इंटरेस्ट, रुचि और ध्यान, अटेंशन। आपका किसी टॉपिक के प्रति रुचि भी है और आपका ध्यान भी है वहाँ पे, तो आप जो है कंसंट्रेट अपने आप को कर सकते हैं वहाँ अपने आप को।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। रुचि भी है और ध्यान भी है, तो एक जगह कंसंट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मबोध के तत्व कौन कौन से हैं, यानी इंस्टिंक्ट। आत्मबोध के तत्व कौन कौन से हैं? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि प्रभावकारी आत्मबोध, अगर कोई मामला, अगर कोई तरह के प्रॉब्लम होता है तो उसमें प्रभावकारी छोड़ते हैं, यानी किसी बात से ज्ञान प्राप्त करना और उससे सीख भी मिलता है, और कोऑर्डिनेटिव कोशिश भी करते हैं कि इस मामला को ठीक कर दें। तो आत्मबोध के तत्व आते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टोटल। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे कि मोटिवेशन प्रदान करता है क्या चीज़? मोटिवेशन प्रदान करता है यहाँ पे अगर आपका दृढ़ निश्चय है कोई काम में, और डिवोशन यानी लगे रहते हैं और अपने आप को समर्पण कर देते हैं, तो उस टोटल को मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन होगा तभी तो आप दृढ़ निश्चय कर पाएंगे, तभी तो आप उसमें लगे रहेंगे, तब आप अपने आप को समर्पण करेंगे कि हम इस चीज़ को अचीव कर लेंगे, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि एबिलिटी प्लस इंटरेस्ट। एबिलिटी प्लस इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आंसर? आपका क्षमता के बारे में बताएगा कि आपके बारे में कितना एबिलिटी है और कितना इंटरेस्ट है, रुचि है। अगर एबिलिटी और इंटरेस्ट मिल जाएगा तो आपकी क्षमता को दर्शाएगा। नेक्स्ट है द कॉम्पिटेंसी। सक्षमता क्या होता है? सक्षम कोई व्यक्ति है तो सक्षम व्यक्ति में क्या हो जाएगा कि आपके साथ सक्षम है, नॉलेज और स्किल, नॉलेज के साथ साथ स्किल भी है, तो आप सक्षम है, कॉम्पिटेंसी के अंतर्गत आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है बिहेवियर इज। बिहेवियर क्या है? तो बिहेवियर मतलब व्यवहार से संबंधित है, तो क्या क्या आंसर इसका क्वेश्चन ऑप्शन है? तो बिहेवियर में देखिए कि अभी तुरंत बताएं कि बिहेवियर के अंतर्गत जो है आपका व्यवहार आता है, तो व्यवहार क्रिया प्रतिक्रिया के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन भी उसी तरह से होगा। एक्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स, यानी ज्ञान इंद्रियों की क्रिया प्रतिक्रिया से, ये तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और है विद्यार्थी के पढ़ने की विधि। विधि तो टीचिंग लर्निंग में आएगा, ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पे कि स्टिमुलस उत्तेजना या प्रोत्साह किसे कहते हैं? उत्तेजना या प्रोत्साह जो है आपका कि ज्ञानेंद्रियों की क्रिया प्रतिक्रिया, तो ये भी जो है अगर व्यवहार ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया भी ठीक होगा। इसके बाद आगे है कि इंद्रियों की सक्रियता और क्रियाशीलता, ये भी है, बट यहाँ पे है कि उत्साह और उत्तेजना के बारे में कह रहा है, तो अगर सक्रियता, किसी चीज में सक्रिय रहेंगे और उसमें क्रियाशीलता दिखाएंगे अपने परफॉर्मेंस, तो ही सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन, किसी विशेष क्षेत्र के लिए आवश्यक ज्ञान व दक्षता के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी विशेष क्षेत्र के लिए आवश्यक ज्ञान व दक्षता के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दक्षता के विकास की प्रक्रिया को नॉलेज कहते हैं। अगर किसी विशेष क्षेत्र में आप अपना ज्ञान लगा रहे हैं, उसकी इफिशियंसी किसे कहते हैं? तो नॉलेज के साथ, नॉलेज से ही इफिशियंसी बनता है, एजुकेशन से नहीं बनता। एजुकेशन शिक्षा है, बट शिक्षा तो सभी प्राप्त करते हैं, लेकिन नॉलेज किसी किसी के पास ज़्यादा रहता है, तो जब जिसके पास नॉलेज होगा, दक्षता उसी की बनेगी, यानी इफिशियंसी, क्षमता उसी की अच्छा होगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आत्मबल। इंस्टिंक्ट क्या है? आत्मबल जो है यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, आत्मबल क्या, अभी व्यवहार से संबंधित भी है, स्वाभाविक होना चाहिए, जन्मजात प्रक्रिया होना चाहिए, और आत्मबल कार्य और आवेश को कंट्रोल करता है, ये भी है, व्यवहारिक होना चाहिए। आत्मबल के साथ इमोशन सर्वथा जुड़ा होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद क्वेश्चन है विजुअल दृश्य, सेंसेशन किससे संबंधित है? विजुअल दृश्य किससे संबंधित है? आंख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक से बोलिए सेंस सूंघ सकते हैं, तो विजुअल दृश्य आंख से ही देखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन है श्रव्य। श्रव्य मतलब सुन सकता है, तो कान से सुन सकता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नाक से सुन सकता है, जीभ से टेस्ट ले सकता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है सीक्वेंस ऑफ लर्निंग इज क्रिएट द नीड है, गोल अचीवमेंट है, गैदर इंफॉर्मेशन है, एक्टिविटीज है।
तो लर्निंग का सीक्वेंस आपको बताना है। तो सबसे पहले सीक्वेंस आप देखिए क्या होगा। अब क्रिएट ए नीड, आपको ज़रूरत के हिसाब से आप जो है अपना ज़रूरत के हिसाब से अपना गोल सेट करेंगे। ठीक है, जब आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे, क्रिएशन करेंगे। तो ज़रूरत होगा, इसके बाद क्रिएशन करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर इंफॉर्मेशन आप ले लिए तो अब क्या करेंगे, उसको उसके एक्टिविटीज़ को फॉलो करेंगे, और फॉलो करने के बाद तब आपको अंततः रिजल्ट मिलेगा, अपने गोल को पूरा कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या क्या है कि सीक्वेंस क्या होगा इसका। सबसे पहले आपको ज़रूरत क्या है उसको फॉलो करेंगे, 1 नंबर। इसके बाद नीड, ज़रूरत। इसके बाद क्या होगा कि अगर ज़रूरत के अनुसार अपना इंफॉर्मेशन कहीं से पढ़ेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, तब 3 हो गया। इसके बाद आप उसको फॉलो करेंगे एक्टिविटीज़ को, कि जब कोई चीज़ पढ़ ली किसी की जानकारी में, 4 पढ़ो। इसके बाद 2 अपना गोल एक्टिविटीज गोल को, पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन अल्फैक्टरी, घ्राण कालिका किससे सम, घ्राण मतलब सूंघने की क्षमता। तो घ्राण मतलब सूंघते हैं किससे, तो नाक से। कान क्या होता है, कान सुनने का। आंख विजुअल, त्वचा से टेस्ट। इसके बाद है क्वेश्चन इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे रस संबंधित, गेस्ट्रे के बारे में, रस संबंधी सेंसेशन किससे संबंधित, किससे लिया जाता है, रस जो है किससे लिया जाता है, तो यहाँ जीभ से रस लिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है स्पर्श जन्य, कौन सा सेंसेशन है, स्पर्श किस में करते हैं, त्वचा में स्पर्श करता है, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। सभी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जानकारी को दिमाग तक पहुँचाता है किसके तहत, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र द्वारा पहुँचाता है। इसके बाद क्वेश्चन है दिमाग को सूचना का आदेश किस ज्ञानेंद्रियों को देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो दिमाग के द्वारा जो सूचना का केंद्र होता है। इसके बाद मोटर नर्वस हो जाएगा आंसर इसका, सूचना का केंद्र। इसके बाद आगे चलते हैं कि ज्ञान बोध इंस्टिक्ट क्या होता है। ज्ञान बोध जो है किसी वस्तु और उसके उद्देश्य को पाने की प्रक्रिया, ये भी ज्ञान बोध है। और किसी उद्देश्य या अनुभव या आकांक्षा को पाने की प्रक्रिया, ये भी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ज्ञान बोध कैसी प्रक्रिया है। ज्ञान बोध जो है ये प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन भी करते हैं, सालेक्ष ज्ञान प्राप्त करने की विधि, और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि सेंसेशन संवेदना है क्या, सेंसेशन संवेदना क्या है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा किसी वस्तु को जानने की प्रक्रिया संवेदना है, प्रतिनिधित्व करने की संवेदना है, किसी वस्तु का आभास करने की प्रक्रिया संवेदना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है अटेंशन, ध्यान आकर्षण। तो ध्यान आकर्षण कब होगा, जब एक समय में एक ही वस्तु मन केंद्रित कर प्रक्रिया हो, जब सुनिश्चित करने की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अटेंशन में। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि टाइप ऑफ अटेंशन इज, अटेंशन के ध्यान आकर्षण के कितने टाइप होते हैं, तो जनरल अटेंशन होता है और सेप्टिक अटेंशन होता है, 2 प्रकार के ही ये टाइप होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक इसमें होता है सेलेक्टिव अटेंशन, सेलेक्टिव अटेंशन, याद रखिएगा 2 प्रकार के अटेंशन होते हैं। इसके बाद बुरी आदतों को सुधारने में मदद करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो अब देखिए सामाजिक भी है, स्वयं भी है, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक, ये भी जो है सुधार सकते हैं, और बिगड़ने में भी यही कारक प्रयोग होता है। इसके बाद बुरी आदतों को सुधारने का सिद्धांत क्या है, बुरी आदत को सुधारने का सिद्धांत स्वयं को सुझाव देने का, नई आदत तक बनाने का। बुरी आदत सुधारने का सिद्धांत है यहाँ पे स्वयं को सुझाव देगा, नई आदत बनाएगा, तो इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ये आंसर हो जाएगा इसका कि तो बुरी आदत का सुझाव मतलब सुधरने का है कि बुरी आदत को छोड़ दिया जाए, अच्छे मोटिवेशन प्राप्त किया जाए, ये हो जाएगा उसका आंसर। और यहाँ पे 36 का आंसर यहाँ पे रुचि और ध्यान के लिए सही क्या है,
अगर मैं बोलूँ यहाँ पे रुचि और ध्यान के लिए, तो रुचि और ध्यान में, ध्यान एक चुनाव की प्रक्रिया है जो रुचि सहायता करती है, ठीक है। रुचि ध्यान को विषय वस्तु पर बनाए रखती है। रुचि एक बुद्धिमान पूर्वक ध्यान है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद ये है आदत से संबंधित शब्द कौन सा है, तो आदत से संबंधित शब्द जो होगा ये चाहत भी है और गुण भी है। एक आदत है, तत्परता झुकाव, उसके प्रति झुका है तो वो एक आदत है। एकरूपता और दोहराना, बार बार वही चीज़ करना है, वो एक आदत है, ऑप्शन नंबर डी। बैड हैबिट्स इज, तो बैड हैबिट्स आर, बैड हैबिट कौन कौन से, झूठ बोलना बैड हैबिट है, बातों में लिप्त होना और ध्यान पूर्वक सुनना, तो ये बैड हैबिट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा। ध्यान पूर्वक सुनना एक अच्छी हैबिट है, अच्छी हैबिट है, बैड हैबिट के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बैड हैबिट से संबंधित कौन कौन है, तो जानते ही है, चोरी करना बैड हैबिट, बड़ों का आदर करना बैड हैबिट, ये बैड हैबिट नहीं है। कम उम्र में अधिक उपलब्धि प्राप्त करना, ये भी बैड हैबिट नहीं। चोरी करना बैड हैबिट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है 40 के बैड हैबिट्स का गुण फिर वही दिया है, दीवारों पर लिखना, शिकायत करना, जानबूझकर गलती करना, ये सब सभी बैड हैबिट के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। इसके बाद है कक्षा में विद्यार्थियों को सुधारने के लिए शिक्षक क्या करेगा, तो विद्यार्थियों को सुधारने के लिए रेस्ट्रेन बैड कंपनी, यानी कक्ष में विद्यार्थी बैड कंपनी यानी गलत धारणाओं को नहीं सहमति देगा। ट्राई टू फील सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बताएगा, और ट्राई टू फाइंड आउट रीजन, मतलब ये सब रीजन से क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बताएगा, तो बैड हैबिट सुधर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्टेप मेमोरी सीक्वेंस, सबसे पहले इसको सीक्वेंस में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैसे सीक्वेंस करेंगे। तो सीक्वेंस इस प्रकार से है कि रिकॉल है, रजिस्ट्रेशन दिमाग में संग्रह करना, इसके बाद है रिटेंशन है, इसके रिकॉग्नाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसी भी चीज़ को पाने के लिए दिमाग में संग्रह करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है उस संग्रह को, जो चीज़ हमको पाना है उसको दिमाग में एक जगह रखेंगे, रोक के रखेंगे, ठीक है। इसके बाद पुनः भूल जाता है जरूरत पड़ने पर, तो आंसर इसका है 42%। इसके बाद है 1 घंटे में व्यक्ति कितना प्रतिशत भूल जाता है, तो एक घंटे में 46% भूल जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसके बाद है 9 घंटे व्यक्ति कितना प्रतिशत भूल जाता है, तो 9 घंटे में व्यक्ति जो है 64% भूल जाता है। और उसी प्रकार अगर 24 घंटे में पूछा जाए तो 24 घंटे में 70% भूल जाता है। और इसके बाद 48 घंटे में कितना प्रतिशत भूल जाता है, तो 48 घंटे में उससे ज़्यादा 70% है, तो यहाँ पे 70% आंसर हो जाएगा। बट यहाँ 24 घंटे में कितना भूलता है, तो 24 घंटे में 64 से ज़्यादा 66% के आसपास हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आंसर नंबर डी। इसका 48 घंटे में व्यक्ति कितने प्रतिशत भूल जाता है, तो ये 70%। नेक्स्ट है व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है परंतु सीखने का कारक नहीं है। कमजोरी व बीमारी के कारण व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। कमजोरी व बीमारी से व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। मानसिक तनाव के कारण, शारीरिक व्यवधान के कारण, ये सब जो है व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, बट ये जो है सीखने का कोई इसमें फैक्टर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 7 दिन में व्यक्ति कितने प्रतिशत भूल जाता है, तो 7 दिन में व्यक्ति कितना प्रतिशत भूलेगा, 75% भूल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 30 दिन में कितना प्रतिशत भूल जाएगा, 30 दिन में जो है 79% भूलेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूलने के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन है,
तो थकान भी, नशा भी, मानसिक असंतुलन, तो ऑप्शन नंबर डी। बिहेवियर इज नॉट, बिहेवियर क्या नहीं है, तो बिहेवियर जो है जानबूझकर किया गया कार्य, ये बिहेवियर है। आत्मविश्वास के साथ किया गया कार्य, अज्ञानता के कारण किया गया कार्य, ये सभी बिहेवियर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे है कि बिहेव इज नॉट, जानबूझ करके कार्य किया गया, तो ये जो है बिहेव नहीं है, ये मन का ऊपर, आत्मविश्वास के साथ ये भी जानता था, बट ये बिहेवियर इज नॉट, बिहेव के कारण, अज्ञानता के कारण जो है काम करता है। तो जानबूझकर जो नहीं काम किया जाता है वो हो जाता है अज्ञानता के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा व्यवहार का प्रकार है, तो व्यवहार का प्रकार कौन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन ए इंटरनल बिहेवियर, एक्सटर्नल बिहेवियर। इंटरनल मतलब आंतरिक व्यवहार और एक्सटर्नल मतलब बाह्य व्यवहार। इसके व्यवहार से संबंधित कौन सा है, तो व्यवहार से संबंधित है यहाँ पे पसंद करना, नापसंद करना, ये एक व्यवहार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। कोई व्यक्ति कुछ सीख सकता है, इसका मतलब कोशिश करके और देख करके सीख सकता है, अभ्यास करके, समझ करके सीख सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो इस प्रकार से यहाँ पे आगे का क्वेश्चन ये है, टाइप्स इज ऑफ लर्निंग इज, लर्निंग का कितने टाइप्स है, तो लर्निंग का टाइप है एक्सीडेंटल है, डिलिबरेट है, वोकेशनल है। तो कौन कौन सा टाइप है लर्निंग का, तो लर्निंग का टाइप हो जाएगा आपका ए एंड बी, एक्सीडेंटल एंड डिलिबर्ड, वो जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। इसके बाद है जानबूझ करके जो काम किया जाता है, जानबूझकर किया गया कार्य, डेलिब्रेट लर्निंग, जानबूझकर के अंतर्गत किया गया कार्य जो है, रोटेट लर्निंग है, मैकेनिकल लर्निंग है, रोटेशनल लर्निंग, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का सही सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का सही सिद्धांत नहीं है, इसका मतलब है पहले पहचान कर फिर याद करावे, और सरल से कठिन किए, और फार्मूला के बताने के पार्ट बताए, पहले सिद्धांत फिर थ्योरी बतावे। तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का मतलब ये हो गया कि पहले सिद्धांत फिर थ्योरी, यानी प्रिंसिपल सरल से कठिन की ओर, जटिल ये, इसके बाद फार्मूला बताने के बाद पार्ट बतावे, ये नहीं, तो पहले जो है पार्ट बतावे, इसके बाद फार्मूला बताओ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है साइकोलॉजी के प्रकार कौन कौन से हैं, साइकोलॉजी के प्रकार हो जाएगा जनरल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ए एंड बी दोनों हो जाएगा साइकोलॉजी के प्रकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके जनरल साइकोलॉजी से संबंधित कौन सा है, तो जनरल साइकोलॉजी व्यवहार, प्रकृति का अध्ययन, ये सब जो है जनरल साइकोलॉजी के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। और इसके बाद जो है शिक्षा के सापेक्ष व्यक्ति के व्यवहार का आकलन किससे संबंधित है, शिक्षा के सापेक्ष कोई व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। देखो एजुकेशन के बारे में चेक करेगा तो एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए दो आवश्यक तत्व है, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए दो आवश्यक तत्व है, कौन कौन सा, ये जो है आत्मनिरीक्षण और अवलोकन, तो यही हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसके बाद है परफॉर्मेंस कब होता है, जब परफॉर्मेंस नॉलेज स्किल के साथ एटीट्यूड आता है, तो उधर भी पढ़े हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परफॉर्मेंस कहलाता है। इसके बाद है क्वेश्चन कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन आएगा कब, जब इंटरेस्ट रुचि भी होगा और ध्यान भी रहेगा, तब कंसंट्रेशन आएगा, ऑप्शन नंबर बी ए। और प्रशिक्षण क्या कहते हैं, प्रशिक्षण कहते हैं किसी विशेष सत्र के लिए आवश्यक ज्ञान व दक्षता, वो प्रशिक्षण कहलाता है। इसके बाद किसी कार्य को करने की इच्छा, वो प्रशिक्षण, तो ए एंड बी दोनों हो जाएगा आंसर इसका प्रशिक्षण का। इसके बाद है एटीट्यूड इज, किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति को क्या कहते हैं, एटीट्यूड क्या है, व्यवहार और ज्ञान प्राप्त करने की विधि, पढ़ने की विधि, तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे अगर देखें तो एटीट्यूड के बारे में, किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति उसका एटीट्यूड हो गया, ये हो गया। पढ़ने की विधि भी एटीट्यूड, और व्यवहार ज्ञान, तो व्यवहार हो सकता है
लेकिन पढ़ने की विधि नहीं आएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए हमारी आंसर यहाँ पे। इंसिक्ट आत्मबल से संबंधित है। इंसिक्ट आत्मबल से संबंधित क्या क्या है? कॉग्निटिव ज्ञान, इफेक्टिव भावना, कोग्निटिव। आंसर नंबर डी हो गया आंसर। इसमें काइनेस्थेटिक्स गति संवेदन, सेंसेशन इज साइंड ऑर्गन, जो है गति संवेदना किससे ज्ञात की जाती है? तो गति संवेदना आँख है, नाक है, कान है, तो गति संवेदना यहाँ आँख से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर गति संवेदना जो है पुश पुल एंड प्रेस डाया मस्कल से गति संवेदना। आँख से जो है ना विजुअलाइज एड्स देखा जाता है, नाक से घ्राण क्षेत्र होता है और कान से सुनने वाला होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। इसके बाद है ज्ञान बोध परसेप्शन इज, ज्ञान बोध जो है उपलब्ध कराता है, ये किसी उद्देश्य, अनुभव और आकांक्षाओं के परिणाम प्राप्त कर प्रक्रिया है। किसी वस्तु और उसके उद्देश्य को जानने की प्रक्रिया है। बाह्य संवेदनाओं को प्राप्त करके ज्ञान बोध कोई भी हो तो ये सब में सभी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। परसेप्शन से संबंधित है। परसेप्शन से क्या संबंधित है? तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं क्या है। किसी वस्तु के सापेक्ष ज्ञान प्राप्त करना परसेप्शन है। प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया भी है, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करना, ऑप्शन नंबर डी। सभी एक परसेप्शन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज ए साइकोलॉजी प्रोसेस, यानी मनोवृत्ति जो हमारे ज्ञान को सुनिश्चित करता है। रुचि किसी में समाहित होने की प्रक्रिया है। गतिशील अवस्था में रुचि में इच्छा शक्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये इंटरेस्ट के अंतर्गत आता है। इंटरेस्ट से संबंधित क्या है? इंटरेस्ट से संबंधित है रुचि में व्यक्ति हठ और अड़ियल व्यवहार के लिए उत्तरदायी होती है इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अगर बोले तो इंटरेस्ट अगर किसी चीज़ में होगा तो वो हठ पाने की इच्छा करेगा और अड़ियल व्यवहार करेगा, मतलब वो करेंगे ही, तो वो इंटरेस्ट के अंतर्गत आ जाएगा। और नेक्स्ट है लॉस ऑफ इंटरेस्ट के कारक क्या क्या है? लॉस ऑफ इंटरेस्ट के कारक तो यही है कि चिंता और बुरी आदत हो सकता है कि इंटरेस्ट कम जगह है। पढ़ाई के प्रति आकर्षण के कारण ये तो नहीं होगा। शारीरिक कमजोरी ये भी नहीं होगा। ए और सी होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है ट्रेनर से कम रुचि के कारण हो सकते हैं। ट्रेनर से कम रुचि का कारण क्या हो सकता है? पढ़ने के तरीका सही ना होना, ये भी हो सकता है। कमजोरी भी हो सकता है, और अपने विषय में अच्छी पकड़, तो ये रुचि का कम कारण नहीं होगा, रुचि का अधिकता हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी किस में है? डी में, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। इसके बाद है अटेंशन, मतलब ध्यान देना। तो अटेंशन किस पर होगा? अटेंशन आपका एक समय में एक ही विषय वस्तु पर मन केंद्रित अगर कर लेते हैं तो इसका मतलब अटेंशन हो गया आपका। इसके बाद टाइप्स ऑफ अटेंशन। अटेंशन के कितने? मात्र दो ही प्रकार है, एक जनरल है, एक सेलेक्टिव है। ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। इसके बाद आंसर ये है रुचि और ध्यान के संबंध में सही कथन बतावें। रुचि और ध्यान के बारे में, रुचि और ध्यान के बारे में अगर बताएं तो रुचि आंतरिक ध्यान का प्रतिशोध है। रुचि एक समय में ध्यान को एक ही जगह अगर केंद्रित करते हैं तो वो है, और रुचि एक बुद्धिमत्तापूर्ण ध्यान भी है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसके बाद है आगे हैबिट। हैबिट मतलब आदत। आदत क्या है? तो यहाँ पे हैबिट एक सार्वभौमिक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। समय पर खाना खाने की प्रवृत्ति ही आदत है, और टीवी देखने की प्रक्रिया को आदत कहते हैं। तो इसमें लगभग आपका आंसर ये है कि खाना खाना एक आदत नहीं है, एक आवश्यकता है, और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है सिर्फ आदत, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आदत के लिए सही विकल्प का चुनाव करिए। तो आदत के लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा? कुछ विशेष गुणों को प्राप्त करने से ही आदत बनती है, तो आदत तो वो है ही। इसके बाद है किसी कार्य को बार बार पुनरावृत्ति से आदत बनती है, ये भी पुनरावृत्ति अगर कर रहा है तो इसका मतलब आदत है उसका। सीखने और शिक्षण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये आदत है उसका, इसका मतलब डी हो गया आंसर। इसके बाद आदत के गुण क्या सब होते हैं? सुधार का विरोध करता है आदत, सही बात है। दोहराता है, एकरूपता दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसके बाद है बुरी आदतों को कैसे सुधारा जा सकता है? बुरी आदत को स्वयं के सुझाव देने के सिद्धांत से
सुधारा जा सकता है। नई आदत बनाने के ध्यान से और बुरी आदत को छोड़ने के ध्यान से सुधारा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया ऑल सही। लर्निंग के लिए सही है। लर्निंग के लिए क्या सही है? सिर्फ जानना ही सीखना नहीं है, यही आवश्यक है। 84 का आप देखिए तो लर्निंग मतलब सीखना, तो यहाँ पे कह रहा है सीखना एक गतिशील है, सतत प्रक्रिया के साथ सीखता है कोई व्यक्ति, और संवेदना का परिणाम सीखना होता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के लिए सही नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या कहता है? हमेशा सरल से कठिन की ओर पढ़ावे, ये भी सही है। पहले विशेष फिर सामान्य बताओ, ये भी सही है। इसके बाद जो है पहले जोड़ना फिर विच्छेदन करना सिखावे, और पहले देखना फिर बिना देखा हुआ बतावे। नहीं, पहले देखा हुआ इसके बाद देखना बताओ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत। इसके बाद है कि व्यक्तित्व शब्द जो कि लैटिन शब्द से लिया गया है। तो व्यक्तित्व किसी व्यक्तित्व को पहचान उसकी मुखौटा कहलाता है। यानी मुखौटा कहने का मतलब कि उसका उसी पर निर्भर करता है, मुखौटा पर ही। इसके बाद है पर्सनैलिटी किसे कहते हैं? पर्सनैलिटी इज ए अनुभव के आधार पर प्राप्त की गई संपूर्णता को पर्सनैलिटी कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के लिए सही नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के लिए पहले वास्तविक फिर काल्पनिक बतावे। इसके बाद है हमेशा पहले याद करावे फिर पहचान बतावे। इसके बाद पहले अनुभव करे फिर सामान्य व्यवहार करे, पहले ज्ञान की और दक्षता बतावे। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो यहाँ पे वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलेंगे, ये भी है। सरल से कठिन की ओर के अंतर्गत आ जाएगा। पहले अनुभव करें, इसके बाद समान व्यवहार करें, ये भी है। पहले ज्ञान फिर उसकी दक्षता बताएं, ये भी सही है। लेकिन पहले याद कराए फिर पहचान नहीं, पहले पहचान करिए इसके बाद फिर याद कराइए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का सही उद्देश्य क्या है? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का सही उद्देश्य है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का सही वाक्य पहले मुख्य लक्षण फिर छोटा उद्देश्य बतावे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल टीचिंग का सही वाक्य यही है कि पहले मुख्य लक्षण बताए, छोटा उद्देश्य बताए। कोई बड़ा उद्देश्य नहीं बताना चाहिए एट ए टाइम, नहीं तो ध्यान भटक सकता। यह है इसका कारण। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के लिए सही नहीं है। क्या सही नहीं है? तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के लिए सही नहीं, सीखने की क्रियाकलाप आवश्यक है। और इसके बाद जो है पुनरावृत्ति सीखना पुराने अनुभव पर निर्भर करता है, ये भी सही है। इसके बाद है विद्यार्थी तभी सीखता जब उसकी सीखने की इच्छा होती है, ये भी सही है। प्रभावकारी सीख के लिए सतत आकलन आवश्यक है। सतत आकलन नहीं भी करेंगे, इवोल्यूशन के बारे में बता रहा है, तब पर भी सीखना को प्रभावित नहीं करेगा। बट सीखने की गति अगर लाएंगे तभी आकलन हमको जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। इसके बाद है टीचर मस्ट बी के लिए सही नहीं है। टीचर जो है हमेशा क्या होना चाहिए? फ्रेंडली होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, संदेह बढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसके बाद है फिजिकल डिफरेंस में फिजिक्स शरीर गठन से संबंधित नहीं है। तो फिजिकल डिफरेंस में क्या हो गया? तो फिजिकल डिफरेंस में अगर देखें तो लंबा छोटा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, दुबला पतला, हष्ट पुष्ट फिजिकल डिफरेंस नहीं हुआ। तो हष्ट पुष्ट ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है फिजिकल डिफरेंस में हेल्थ संबंधित नहीं है। किससे? हेल्थ संबंधित नहीं है, यानी कहने का मतलब कि रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग, ये हेल्थ संबंधित है। फिजिकल डिफरेंस में अगर देखें तो हेल्थ संबंधित नहीं। किससे? हेल्थ अगर आपका रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये हेल्थ से संबंधित है। गुड, नॉर्मल, बुखार, इल मतलब बुखार। तो यहाँ पे जो है ज्ञान इंद्रियां यानी इंद्रियां जो है ऑर्गन से संबंधित, ये हेल्थ से संबंधित नहीं है। फिजिकल डिफरेंस में हैंडीकैप किससे संबंधित है? डिफेक्ट इन सेंस ऑर्गन, सेंस फिजिकल नहीं है। ये रोबोस्ट, हैंडीकैप, अगली ये सब हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। बट आगे चलते हैं। फिजिकल डिफरेंस में अपीयरेंस से संबंधित है। फिजिकल डिफरेंस में अपीयरेंस किससे संबंधित है?
तो फिजिकल डिफरेंस में एप्रियंस ये बुखार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बुखार। साइकोलॉजिकल डिफरेंस में कोऑपरेशन से संबंधित नहीं है, तो कोऑपरेशन से संबंधित नहीं है। ये इकोनॉमिक इसमें क्या है, साइकोलॉजिकल इकोनॉमिकल से संबंधित नहीं है कोऑपरेशन। साइकोलॉजिकल में फॉलो ट्रेनिज टीचर फ्रेंड एंड फैमिली, मित्रतापूर्वक, ये सब जो है आएगा, बट इकोनॉमिकल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 95। इसके बाद है साइकोलॉजिकल डिफरेंस में फैमिली बैकग्राउंड से संबंधित नहीं है। फैमिली बैकग्राउंड से क्या संबंधित नहीं है, तो अब देखिए पॉलिटिकल भी हो सकता है, कल्चरल, ये जो है कल्चरल एंड इकोनॉमिकल भी हो सकता है, एजुकेशनल सोशल भी हो सकता है, बस फॉलो ट्रेनिज, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फैमिली बैकग्राउंड फॉलो करेगा ही, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। बिल्ली से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था, तो बिल्ली से संबंधित सिद्धांत जो है किसने दिया था, ये जो है थॉर्नडाइक दिया था, ट्रायल एंड एरर मेथड से, बिल्ली से ट्रायल एंड एरर। और ऑपरेंट कंडीशन तो चूहा पर था। इसके बाद आगे है कि साइकोलॉजिकल डिफरेंस में एपैथी यानी जिसको सिंपैथी उदासीनता से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे ये जो है ड्रामा हो जाएगा उदासीनता से, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ड्रामा एक उदासीनता की स्थिति में नहीं आता है, तो टीचर एंड फ्रेंड ये जो है आ जाता है, फैमिली से भी होता है, फॉलो ट्रेनिज उससे भी होता है उदासीनता की स्थिति, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका बाद साइकोलॉजिकल डिफरेंस में सोशल हैबिट से संबंधित है नहीं है, तो सोशल हैबिट क्या है, स्पोर्ट्स, ड्रामा, कल्चरल एक्टिविटीज़, टीचर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सोशल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत। स्पोर्ट्स भी सोशल एक्टिविटीज़, ड्रामा भी और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी आता है इसके अंतर्गत। विद्यार्थी की बुद्धि योग्यता की भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को कक्षा में किन तरीकों का उपयोग करना चाहिए। योग्यता और ये सब का ध्यान रखने के लिए इसमें जो है इंट्रा क्लास ग्रुपिंग भी होना चाहिए। इसके बाद इंडिविजुअल भी किसी को ज़रूरत है तो उसको सहायता करनी चाहिए, होमोजेनियस भी सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इंट्रा क्लास ग्रुपिंग इज़ रिलेटेड टू, इंट्रा क्लास ग्रुपिंग से जो है किससे संबंधित है, तो इंट्रा क्लास ग्रुपिंग जो है यहाँ ऑप्शन नंबर देखिए कि माध्यम एवं कमजोर कुशाग्र। हाँ, इंट्रा क्लास मतलब जो थोड़ा बहुत कम जानता है बुद्धि वाले को समान अवसर, मतलब कम कमजोर वाला को, इसका लेवल के अनुसार 2-3 ग्रुप बांट देंगे, तो इंट्रा क्लास मतलब इंटर चेंजेबल, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। होमोजेनियस क्लासेस का मतलब ग्रुपिंग से क्या संबंधित है, लेवल के अनुसार न कि उम्र के अनुसार, और ग्रुप बदलते रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा होमोजेनियस। समझ में आ गया इंट्रा और होमोजेनियस। इसके बाद आगे है कि आई सेंस ऑर्गन्स द्वारा मैक्सिमम लर्निंग कितना की जा सकती है, तो मैक्सिमम लर्निंग आई सेंस ऑर्गन्स द्वारा 75% एजुकेशनल में, स्किल में फिर इसका कम हो जाएगा, तो एजुकेशनल में 75% हो गया आई सेंस से। ईयर सेंस से कितना हो जाएगा, ईयर सेंस से मैक्सिमम लर्निंग की जा सकती है किस में, तो एजुकेशनल में होगा या वोकेशनल या केमिकल या नॉन ऑफ दीज। तो ईयर सेंस में अगर देखें तो एजुकेशनल में भी ईयर सेंस से ज़्यादा किया जा सकता है अध्ययन। ईयर सेंस ऑर्गन्स द्वारा वोकेशनल लर्निंग कितना प्रतिशत किया जाता है, कितना प्रतिशत किया जा सकता है ईयर सेंस ऑर्गन्स द्वारा, तो 10% मात्र किया जा सकता है एजुकेशनल में। इसके बाद आगे है किस सेंस ऑर्गन्स का वोकेशनल लर्निंग में प्रतिशतता अधिक होती है, तो वोकेशनल लर्निंग में सबसे अधिक प्रतिशतता जो है स्किन से, मतलब जॉब को जब तक छुएंगे नहीं सबसे ज़्यादा छूना पड़ता है, तो ये स्किन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद किस सेंस ऑर्गन्स का केमिकल लर्निंग में प्रतिशतता अधिक होती है, तो केमिकल लर्निंग में सबसे ज़्यादा प्रतिशतता किसका होता है, तो यहाँ पे ये टंगस होता है, टंग्स, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। केमिकल लर्निंग में प्रतिशतता अधिक हो गया। सबसे पहले अगर एजुकेशनल में बात करें तो आई से हो जाता है, इसके बाद स्किल में कहेंगे तो हैंड से हो जाता है, छूने के सेंस में।
इसके बाद है किस सेंस ऑर्गन्स का एजुकेशनल लर्निंग में प्रतिशतता सबसे कम रहता है। तो एजुकेशनल लर्निंग में सबसे कम प्रतिशतता अगर कहे तो नोज, नाक और टंग, जीभ से समय एजुकेशनल लर्निंग में नाक और जीभ से सबसे कम हो जाता है। किस सेंस ऑर्गन का वोकेशनल लर्निंग में प्रतिशतता सबसे कम रहता है। तो वोकेशनल लर्निंग में सबसे कम प्रतिशतता आपका नाक ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और सबसे ज़्यादा स्किन हो जाएगा, स्किन से छूते हैं। इसके बाद फीलिंग क्या है। फीलिंग जो है एक आत्मबल और सोचने का तरीका है। तो फीलिंग जो है अंडरस्टैंडिंग प्लस थिंकिंग के बीच का से बनता है फीलिंग। इसके बाद है कैपेसिटी यानी धारिता क्या है। तो अगर धारिता निकालना है तो धारिता के बारे में जब आपका एबिलिटी, क्षमता क्या है और कितना इंटरेस्ट है, जस्ट लाइक धारिता, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद पॉजिटिव लर्निंग का सही क्रम क्या है। सबसे पहले पॉजिटिव लर्निंग में क्या हमको प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कहीं से मोटिवेशन लेंगे, प्रेरणा लेंगे। इसके बाद हम संवेदना की उपलब्धता होगी हमारी। इसके बाद जो है प्रतिक्रिया देंगे, इसके बाद सुनिश्चित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेप ऑफ टीचिंग का सही क्रम क्या है। तो फोर्थ स्टेप टीचिंग किसने दिया था। फोर्थ स्टेप टीचिंग जो है हर्बर्ट ने दिया था। हर्बर्ट ने सबसे पहले प्री होता है, इसके बाद प्रेजेंटेशन होता है, इसके बाद एप्लीकेशन होता है, इसके बाद जो है टेस्ट होता है। तो प्रिपरेशन कहाँ है, प्रिपरेशन 3, प्रेजेंटेशन 1, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट लॉ ऑफ अप्लाइड ऑन प्रेजेंटेशन। लॉ ऑफ अप्लाइड ऑन प्रेजेंटेशन में कौन कौन अप्लाई रूल पालन होता है। तो लॉ ऑफ एसोसिएशन पालन होता है एंड लॉ ऑफ एसोसिएशन एंड लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, जस्टिफिकेशन, इम्पैक्ट, ये सब आता है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी हो जाएगा दोनों। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए एंड बी हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी में है लॉ ऑफ अप्लाइड ऑन प्रिपरेशन। लॉ अप्लाइड ऑन प्रिपरेशन का अप्लाइड लॉ कौन कौन सा है। तो प्रिपरेशन के स्टेप में अप्लाइड लॉ अगर कहेंगे तो रेडीनेस, जिस समय अप्लाई करेंगे प्रिपरेशन स्टेज में तो हम पूरा रेडी हो जाएंगे और उसी टाइम में ऐसा एग्जाम्पल डालेंगे कि जो है इफ़ेक्ट हो जाए, मोटिवेट हो जाए। तो इफ़ेक्ट और रेडीनेस किस स्टेप में आएगा, प्रिपरेशन स्टेप में। नेक्स्ट है कि लॉ ऑफ अप्लाइड ऑन एप्लीकेशन स्टेज। एप्लीकेशन स्टेज मतलब समराइजेशन होता है। तो समराइजेशन स्टेज में कौन सा लॉ लगेगा। समराइजेशन स्टेप में फ्रीक्वेंसी, आइडेंटिशन, रिस्पॉन्स, बिलोंगिंग सभी स्टेप लगेगा, क्योंकि समराइजेशन स्टेप में सारे स्टेप को 1 और 2 को रिकॉल किया जाता है। इसके बाद है लॉ अप्लाइड ऑन टेस्ट। टेस्ट में कौन सा लॉ लगेगा। टेस्ट में जो है सेटिस्फेक्शन, क्वेश्चन करके सेटिस्फेक्शन होता है कि किस इस टॉपिक से क्या सेटिस्फेक्शन मिला और सिंगुलरिटी का पता चलता है, ऑप्शन नंबर सी। इसका रिलेटेड टू प्रिपरेशन किससे समझते, वाट एंड वाट से प्रिपरेशन पता चलता है, ऑप्शन नंबर ए। वाट एंड वाट किस में आता है, 5W एंड 1H थ्योरी से संबंधित है। रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन इज, प्रेजेंटेशन किससे संबंधित है। तो व्हाट एंड वाई प्रेजेंटेशन, हाउ, टेल एंड शो, प्रैक्टिस, इवोल्यूशन एंड ऑफ लर्निंग ऑफ लेवल, ये होता है। तो यहाँ पे रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन के टाइम में जो है हाउ लगता है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है रिलेटेड टू एप्लीकेशन स्टेप में समराइजेशन स्टेप में क्या लगता है। समराइजेशन स्टेप में आप प्रैक्टिस एंड गाइड करेक्ट दिशा में बताते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। इसके बाद ये एवोल्यूशन यहाँ पे अगर एवोल्यूशन स्टेप में अगर बोले तो यहाँ एवोल्यूशन करते हैं और यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेप में प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट है
सेंसेशन इज़ नॉट, सेंसेशन इज़ नॉट क्या है कि सेंसेशन जो है किससे संबंधित नहीं है। तो सेंसेशन जो है ये पढ़ना से संबंधित नहीं, सेंस मतलब सुनना, सूंघना, स्वाद, ये सब संबंधित है। बट ये पढ़ना जो है लर्निंग से संबंधित है, टीचिंग एंड लर्निंग के अंतर्गत आ जाएगा पढ़ना। इसके बाद है वुड वर्ल्ड के अनुसार चिंतन प्रक्रिया के कितने चरण बताए गए हैं। वुड वर्ल्ड के अनुसार चिंतन प्रक्रिया 4 चरण में बताए गए हैं। 4 चरण में चिंतन हो सकता है। मॉकडुगल के अनुसार कल्पना की परिभाषा है। मॉकडुगल के अनुसार कल्पना की कितनी परिभाषा है। तो मॉकडुगल के अनुसार दूरस्थ वस्तुओं के चिंतन करना ही मॉकडुगल का एक परिभाषा है कि जो नज़दीक नहीं है, दूर की वस्तुओं के संबंध में चिंतन अगर हम कर रहे हैं तो मॉकडुगल के कल्पना के अनुसार ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मॉकडुगल के अनुसार कल्पना कितने प्रकार की बताई गई है। मॉकडुगल के अनुसार कल्पना जो है 2 प्रकार की ही बताई गई है मात्र, एक आदानात्मक, एक होता है सृजनात्मक। अपने से कल्पना करना, एक होता है कि बनाया हुआ कल्पना करना। ये जो है मॉकडुगल का ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है मॉकडुगल के अनुसार आदानात्मक कल्पना क्या है। मॉकडुगल के अनुसार आदानात्मक कल्पना ये है कि अगर दूसरों से प्राप्त अगर जानकारी लेते हैं या कहीं से कहानी सुनते हैं तो वो जो है आपका आदानात्मक हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका। अगर मॉकडुगल का सृजनात्मक क्या है, अपने मन से अगर कोई चीज़ गढ़ते हैं तो सृजनात्मक हो गया। जैसे कि यहाँ पे चित्रकार लेखक अपने विचारों से की गई कल्पना, वो जो है सृजनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो आदानात्मक एक पढ़े, एक सृजनात्मक पढ़े। तो आदानात्मक मतलब जो है कहीं से सोर्स से प्राप्त करना, जैसे कि फिल्म देख करके। और सृजनात्मक का मतलब हो गया अपने मन से बनाया हुआ कल्पना, सृजनात्मक हो गया। इसके बाद है बुद्धि के संबंध में सही नहीं है। बुद्धि के संबंध में खाना खाना ही बुद्धि है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो है नहीं यहाँ पे दिया हुआ, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए होगा। जन्मजात वंश परंपरा पर शक्ति, ये सब भी बुद्धि से संबंधित है। जीवन उपयोग बुद्धि है, मानसिक योग्यता भी बुद्धि है। इसके बाद है बुद्धि के लिए सही सूत्र क्या है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु को ही बुद्धि कहा जाता है। मानसिक आयु से संबंधित है ना। मानसिक यहाँ पे बुद्धि उपलब्धि का सही सूत्र क्या हो जाएगा। तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु को बुद्धि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बुद्धि अंक या बुद्धि गुणांक किसे कहा जाता है। मानसिक आयु बटा मानसिक आयु को बुद्धि कहते हैं, इंटू 100%, वही जो है परसेंटेज में गुणांक होता है। ऑप्शन नंबर ए। इसका तो प्रतिशत के लिए बुद्धि लब्धि कितना है। तो अगर बुद्धि लब्धि अगर अच्छा बुद्धि के लिए कहा जाएगा तो ये जो है 140 से ऊपर होगा। प्रखर बुद्धि अगर कहेंगे तो 120 से 130 के ऊपर जो है प्रखर बुद्धि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। और तीव्र बुद्धि वाले 120 से 110 से 120 के अंदर आएगा। तीव्र बुद्धि वाले इंटेलिजेंट जिसको कहते हैं। जनरल इंटेलिजेंट अगर कहा जाए तो 110 के अंदर होगा, तो यानी 90 से 110 के बीच जो है जनरल बुद्धि वाले आएंगे। और इसके बाद है क्या क्या पढ़े हम। सबसे ऊपर वाला होगा 140 से ऊपर। इसके बाद जो है प्रखर बुद्धि जिसको कहते हैं। इसके बाद जो है 110 से लेकर के 130 तक जो होगा उसको मतलब जो है ओवर इंटेलिजेंट, 110 से 130। इसके बाद जो है जनरल इंटेलिजेंट के बारे में कहेंगे तो 90 से 110 के बीच हो जाएगा जनरल इंटेलिजेंट के बारे में। इसके बाद और है उससे नीचे वाले मंद बुद्धि वाले व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितना होता है। तो 80 से 90 के बीच होता है मंद बुद्धि वाले। और मूर्खों का जो है 60 से 70 के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 60 से 70 के बीच होगा। इसका है प्रतिबंधित नियंत्रित प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रतिबंधित कंडीशन रिस्पांस थ्योरी किसने दिया था। तो ये जो है पाब्लो ने ही दिया था कंडीशन रिस्पांस थ्योरी।
इसके बाद आगे है, पाब्लो ने किसका उदाहरण देकर कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी दिया था। पाब्लो कुत्ते का ही दिया था, घंटी बजा करके खाना दे रहा था, उसमें वो उसका किया था। इंसाइट लर्निंग थ्योरी किया है, नकल का सिद्धांत। तो इंसाइट लर्निंग थ्योरी किसने दिया था? तो इंसाइट लर्निंग थ्योरी ये कोहलर ने दिया था, कोहल मचा रहा था। इसके बाद बंदर चिंपैंजी का उदाहरण किसने दिया था? बंदर चिंपैंजी का उदाहरण जो है ये कोहलर ने ही दिया था, चिंपैंजी का उदाहरण। थॉर्नडाइक जो है ट्रायल एंड एरर मेथड दिया था, और पाब्लो जो है कुत्ते पर दिया था। इसके बाद है आगे, व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया क्या है? व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया ही उसका एजुकेशन है। व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया ही उसकी एजुकेशन है। व्यक्ति के व्यवहार और आचरण का विज्ञान क्या है? व्यवहार और आचरण का विज्ञान साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी के अंतर्गत व्यवहार और विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। समान व्यक्ति के लिए व्यवहार और प्रकृति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? समान व्यक्ति का अगर व्यवहार का अध्ययन करना हो तो जनरल साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है, और एजुकेशनल आदमी का व्यवहार ज्ञात करना हो तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है, शिक्षा के सापेक्ष व्यक्ति के व्यवहार का आकलन क्या कहलाता है? तो शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार का आकलन, ये शिक्षा तो अभी बताए हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत, समान व्यक्ति का तो जनरल साइकोलॉजी आएगा। ज्ञानेंद्रिय की क्रिया प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय की क्रिया प्रतिक्रिया को रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस है, ऑब्जर्वेशन और बिहेवियर है। ज्ञानेंद्रिय की क्रिया प्रतिक्रिया, अगर उसका क्रिया प्रतिक्रिया जब भी आएगा तो आंसर मारेंगे बिहेवियर। इसका ज्ञानेंद्रियों की सक्रियता को मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो बिहेवियर ही कहा जाता है। मनोविज्ञान का ही ये शब्द है बिहेवियर, ज्ञानेंद्रिय की क्रिया प्रतिक्रिया देता है। तंत्रिका तंत्र के समायोजन में ज्ञानेंद्रिय द्वारा होने वाली प्रतिक्रिया क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र के समायोजन में ज्ञानेंद्रिय की प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति को क्या कहते हैं? उसका इच्छा शक्ति को हम जो है उसका एटीट्यूड कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो गया। किसी कार्य अगर कर रहे तो उसकी एटीट्यूड क्या है कि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया अगर कहेंगे तो ये बिहेवियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ इसका आंसर होगा डी। इसके बाद है, किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति का नैसर्गिक या वंशानुगत प्राप्त क्षमता क्या कहलाता है? नैसर्गिक या वंशानुगत प्राप्त क्षमता क्या कहलाता है? तो ये एप्टीट्यूड। एटीट्यूड जो है उसका पर्सनल जो है नैतिक गुण होता है। एप्टीट्यूड जो है सोशल एप्टीट्यूड होता है। ये तो एप्टीट्यूड जो है वंश से जो है प्राप्त होता है, एप्टीट्यूड कहलाता है। जो अपना क्षमता का विकास होता है उसको एटीट्यूड कहा जाता है, याद रखना है। आत्मबल के साथ जुड़ा हुआ है क्या? आत्मबल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? तो ये जो है हमेशा इमोशन जुड़ा हुआ रहता है, डी। आत्मबल के साथ क्या जुड़ा रहता है? इमोशन। बाह्य जगत की उत्तेजना के प्रति, बाह्य जगत की उत्तेजना के प्रति ज्ञानेंद्रिय की जागरूकता को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेंसेशन। ऑप्शन नंबर सी। किसी कार्य में सम्मिलित होने के लिए स्वयं का आंतरिक झुकाव क्या कहलाता है? किसी कार्य में सम्मिलित होने के लिए स्वयं का झुकाव इंटरेस्ट कहलाता है। उसमें किसी कार्य में बिना बुलाए अगर बिना करते हुए अगर उसमें झांक रहे तो इसका मतलब उसमें इंटरेस्ट है। संवेदना प्रतिनिधित्व करने की प्रक्रिया है, जबकि ज्ञान बोध की प्रक्रिया क्या करता है? प्रेजेंटेशन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंटेशन करता है। मस्तिष्क को एक समय में एक ही विषय पर केंद्रित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? एक समय में एक जगह अगर केंद्रित करते हैं तो उसको कहते हैं अटेंशन, ध्यानपूर्वक सुनना। इसका प्रशिक्षण या अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अगर कोई प्रशिक्षण ले रहे हैं अनुभव द्वारा व्यवहार में अगर परिवर्तन हो रहा है
तो इसका मतलब जो है आपके बिहेव चेंज हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है। इसके बाद है आगे, चेतना के साथ या अचेतना के अंतर्गत अंतर्बंध द्वारा आत्मचिंतन द्वारा जानबूझकर अगर कोई काम कर रहे हैं, जानबूझकर अगर कोई काम कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन एक बार देखा जाए, किया गया कार्य क्या कहलाता है? जानबूझकर किया गया कार्य उसका बिहेव कहलाता है, बिहेवियर। अंतर्मन की अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को उत्साहित करके लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा प्रदान करता है, उसको मोटिवेशन कहा जाता है, मोटिवेशन। इसके बाद है व्यक्ति की नैसर्गिक क्षमता जो आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है, उसको क्या कहते थे? नैसर्गिक क्षमता जो आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम है, उसको कहते हैं मोटिवेशन। इसके बाद है विद्यार्थी और शिक्षक के बीच शिक्षण सामग्री के साथ उपलब्ध स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? संबंध स्थापित अगर कर रहा है तो किसके साथ? ये कम्युनिकेशन के साथ जो है संबंध स्थापित होता है, बातचीत करके। इसके बाद है व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का संकेत क्या है? व्यवहार में अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब जो है उसको रियलाइज़ हो रहा है, कोई गलती करके अगर कोई परिवर्तन होता है इसका मतलब रियलाइज हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त किया जाए। थैंक यू।